नमस्कार फ्रेंड्स, लेट्स डन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग लूसेंट को पूरा निचोड़ के देखेंगे। ये लूसेंट का निचोड़ है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आपको दिखेगा। बहुत ही ये यूं कह लीजिए कि क्रक्स है पूरा लूसेंट का। पूरा क्रक्स जो है इसको पीपीटी के फॉर्म में बना के आपको दिया जा रहा है। एकदम सेलेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत ही यूं कहिए तो अति महत्वपूर्ण है। ये आपको एग्जाम में दिखेंगे, पेपर में दिखेंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, बहुत ही कम टाइम में पूरे लूसेंट को हमने निचोड़ के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है ताकि आपकी अधिक से अधिक हम हेल्प कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये आधुनिक भारत का इतिहास है, पूरा लूसेंट है इसमें, और इसको बेहतरीन तरीके से मैम ने पढ़ाया है। इसको आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि इसकी हम और भी पार्ट आपके लिए ला सकें। ये बहुत ही कम टाइम में आपको क्विक रीजन देती है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, आईएएस एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। हर एग्जाम में ये समान रूप से उपयोगी है और ये आपकी एग्जाम में आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इसको आप रिवाइज करते रहिए, जितनी बार हो सके रिवीजन करिए। 100% इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे और इसका ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो इस तरह आपके 2 पार्ट में लूसेंट का जो मॉडर्न हिस्ट्री है कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। सबसे पहले जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, तो इसमें गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य देखेंगे। अवध। अवध स्वतंत्र हुआ था, तो अवध के संस्थापक सादत खान। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? चिनकिलीज खान या निजाम उल मुल्क आसफ जाह इसको कहा जाता है। रुहेलखंड का संस्थापक बीर दाऊद एवं अली मुहम्मद खान था। बंगाल का मुर्शिदाबाद खान था और कर्नाटक का सादुतुल्ला खान। भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो ये मुअज्जम इनका नाम था। बहादुर शाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शाह बेखबर के नाम से, शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में किसे शासक निर्माता के नाम से जाना जाता था? तो ये हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को। किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो ये जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। मुगल वंश के किस शासक को घृणित कायर कहा गया? तो ये फर्रुखसियर को कहा गया। किस शासक को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था? तो ये मोहम्मद शाह को जाना जाता है। किस सैनिक ने सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी थी? तो ये हैदर बेग था। हैदराबाद के किस शासक ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण करी थी? तो ये चिनकिलीज खान ने किया था, चिनकिलीन खान ने। हैदराबाद की स्थापना कहाँ के शासक ने किया था? तुरानी के शासक ने किया था। अवध की स्थापना कहाँ के शासक ने किया था? ईरानियों ने किया था। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739 में किया था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन बना था? तो ये मोहम्मद शाह बना था। किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस आक्रमणकारी ने अपने लूट के साथ तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा को लेकर फारस लौट गया था? तो ये नादिर शाह था। तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। किस शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो ये शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। इसे अली गौहर भी कहा जाता था। अब देख लेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट। ठीक है, तो इनके बारे में देखेंगे कि इसका जो कार्यकाल है वो देख लीजिए। बहादुर शाह का कार्यकाल 1707 से 1712 तक था। जहांदार शाह का 1712 से 1713 तक। फर्रुखसियर का 1713 से 19 तक। मोहम्मद शाह रंगीला का 1719 से 1748 तक। अहमद शाह का 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806 तक और अकबर द्वितीय इसका 1806 से 1837 तक। और सबसे
अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। इसका 1837 से 1857 तक। अब देखेंगे आगे पानीपत का। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? तो ये रंगून भेज दिया गया था। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? तो ये लाल किला में स्थित है, लाल किला में। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान इसका नाम था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? तो ये 8 बार आक्रमण किया। मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके काल में दिल्ली रहते थे? तो ये बहादुर शाह जफर के समय। ठीक है, बहादुर शाह जफर के समय। नेक्स्ट अब देखते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन देखेंगे, जो यूरोपीय कंपनियां थी इनके बारे में। तो यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का जब क्रम देखते हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश। तो PDEDF जो है ये हो जाएगा आपका। और अब नेक्स्ट देखते हैं व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। भारत आगमन कब हुआ था? 17 मई 1498 में हुआ था। 1498 में वास्को डिगामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो ये कालीकट में पहुंचा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 में। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने अपनाया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये कोचीन में किया था पुर्तगालियों ने। 1509 में भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो ये अल्बुकर्क था। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों के एकमात्र जो बस्ती थी वो कहाँ थी? तो ये सन थोमे में थी। अल्बुकर्क ने किस शासक से गोवा जीता था? तो ये आदिल शाह से इसने जीता था। नेक्स्ट अब आते हैं यूरोपीय कंपनियों की स्थापना देखते हैं कि कौन सी ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने कौन आया था? तो ये डच आए थे। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये फ्रांसिस्को दे अल्मेडा को माना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं किस पुर्तगाली ने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था? तो ये नीनो डी कुन्हा ने किया था। भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? तो ये कार्नेलियन हाउटमैन था। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री जो व्यापारिक कोठी थी वो कहाँ बनाई थी डचों ने? तो ये मसूलीपट्टनम में बनाई थी। डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में बनाई थी। डचों के स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता है? तो इसे पैगोडा कहा जाता है। किस युद्ध के बाद डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? तो ये वेदरा का युद्ध के बाद। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1759 में वेदरा का जो युद्ध हुआ था ये किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो ये डच एवं अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, डच और अंग्रेजों के बीच। नेक्स्ट अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक पत्र किसने प्रदान किया था? तो ये रानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। कब? 31 दिसंबर 1600 को किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन बना था? तो ये टॉमस स्मिथ बना था ईस्ट इंडिया कंपनी का।
पहला गवर्नर था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो इस समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी? तो ये मसूलीपट्टनम में बनाई थी, 1611 में बनाई थी। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये कैप्टन हॉकिंस था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी? तो ये मसूलीपट्टनम में बनाई थी 1611 में। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये कैप्टन हॉकिंस था। 1609 में जेम्स प्रथम ने किसे जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो ये हो जाएगा आपका कैप्टन हॉकिंस को। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो ये रेड ड्रैगन था। ठीक है, रेड ड्रैगन अंग्रेजी जहाज का नाम है। सुनहरा फरमान किस शासक ने जारी किया था? तो ये जहांगीर ने जारी किया था। सूरत की व्यापारिक कोठी किस कांग्रेज के अधीन खोलने की इजाज़त दी गई थी? तो ये थॉमस एडवर्ड के अधीन इजाज़त दी गई थी। पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? तो ये सूरत में खोली थी। कब? 1613 ईस्वी में खोली थी। 1615 में जेम्स प्रथम ने किसे जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो ये टॉमस रो को भेजा था। किस शासक ने गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर अंग्रेजों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का सुनहरा फरमान जारी किया है? तो ये गोलकुंडा के सुल्तान चंद्रगिरी ने किया था। सुनहरा फरमान के द्वारा कौन सा बंदरगाह अंग्रेजों को व्यापार के लिए दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा सूरत दिया गया था। ठीक है, सूरत। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था? तो ये फ्रांसिस डे के द्वारा लिया गया था। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा निर्मित कोठी का नाम क्या पड़ा? तो ये नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज में पुर्तगाल से कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा बम्बई प्राप्त हुआ था। ठीक है, बम्बई। नेक्स्ट है 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कितने पैगोड में के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? तो कितने पाउंड में दिया था? 10 पाउंड वार्षिक के दिया था। 1687 में अंग्रेजों का पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर किसे बनाया गया? तो ये बम्बई को बनाया गया। बम्बई शहर की स्थापना किसने किया था? गेराल्ड ऑन्गियर ने किया था। बंगाल के किस शासक ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी? तो ये शाह शुजा ने दिया था। शाह शुजा ने दिया था। ठीक है। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये चार्ल्स आयर थे। कोलकाता नगर की नींव किसने रखा था? तो ये जॉर्ज चॉर्नक ने रखा था। ठीक है, चॉर्नक ने रखा था। फ्रांसीसियों की प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना फ्रैंको कैरो के द्वारा कहाँ की गई? तो ये सूरत में की गई। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। अब देखेंगे कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था, 3 युद्ध, इसके बारे में। तो कर्नाटक के जो तीनों युद्ध हुए थे, इसमें सबसे पहले देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 में। और इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध इसका कारण था। और ये एक्सला सैपल की जो संधि हुई थी 1748 में, इसके द्वारा ये समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 55 के बीच हुआ था और ये इसका कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध से, और पांडिचेरी की संधि से ये 1755 में समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच हुआ था और सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण इसका था। प्रमुख कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण। और इसकी समय पेरिस की संधि 1763 में पेरिस की संधि हुई थी और इसके साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था। अब आगे देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो ये एला सापल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी पांडिचेरी
की संधि से? प्रथम और दूसरे कर्नाटक युद्ध का नेतृत्व फ्रांसीसियों की तरफ से किसने किया था? तो ये डुप्ले ने किया था। दूसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्ति की संधि से हुई थी? तो ये पेरिस की संधि से हुई थी। तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये काउंट दे लाली ने किया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये आयरकूट में किया था। 1760 के वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आयरकूट के द्वारा किया गया था। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को किससे छीना था? तो ये फ्रांसीसियों के से छीना था। अब नेक्स्ट देखेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सबसे संपन्न राज्य कौन था? तो ये बंगाल था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो ये मुर्शिदाबाद में किया था। बंगाल के शासक द्वारा खेती के लिए जाने वाले कर्ज को क्या कहा जाता था? तो ये तकावी ऋण कहा जाता था। 5 वर्ष के लिए भूमि को ठेके पर देने की जो पद्धति थी, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत बंगाल के किस शासक ने किया था? तो ये मुर्शीद कुली खान ने किया था। मुर्शीद कुली खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये सुजाउद्दीन हुआ, ये उसका दामाद था। नेक्स्ट अब देखते हैं गिरियार का युद्ध किनके बीच हुआ था, लड़ा गया था? तो ये सरफराज और अलीवर्दी खान के बीच, जिसमें अलीवर्दी खान विजयी हुआ था। बंगाल का नवाब बनने से पहले अलीवर्दी खान कहाँ का सूबेदार था? तो ये बिहार का सूबेदार था। किसके काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? तो ये अलीवर्दी खान के काल में। अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ, जो उसका दामाद था। अब देखेंगे बंगाल के नवाब। तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खान 1713 से 1727 ईस्वी, सुजाउद्दीन ये 1727 से 1739 ईस्वी, सरफराज खान ये 1739 से 1740 ईस्वी, और उसके बाद अलीवर्दी खान आता है, तो ये 1740 से 1756। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 हो गया। मीर जाफ़र 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1763, और फिर मीर जाफ़र बनता है 1763 से 1765 के बीच। निजामुद्दौला ये 1765 से 1766 के बीच रहा। फिर सैफुद्दौला 1766 से 1770 के बीच। मुबारकुद्दौला 1770 से 1775 के बीच रहा। अब आगे देखते हैं बंगाल में 20 जून 1756 को ब्लैक होल नामक घटना घटती है, तो ये किस शासक के समय हुआ था? सिराजुद्दौला के समय। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ा गया था? तो ये क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो ये मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो ये प्लासी के युद्ध से मानी जाती थी है, और ये 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो ये मीर जाफर था। किसे प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया? तो ये मीर जाफर को बनाया गया। 1760 में मीर जाफर को हटाकर किसे नवाब बनाया गया? तो ये मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? तो ये मुंगेर किया था। 1764 का बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेजों के साथ लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर।
अंग्रेजों की तरफ से बक्सर युद्ध का नेतृत्व किसने करा था? तो ये हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो ये इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। अब अंग्रेजों के मैसूर से संबंध देखेंगे तो स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था। और हैदर अली कब मैसूर का शासक बना था? तो ये 1761 में बना था। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी 1782 में। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये टीपू सुल्तान हुआ। टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो ये पातशाह की उपाधि धारण की थी। टीपू के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान फ्रांस के किस क्लब का सदस्य बना? तो ये जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। नेक्स्ट अब आएंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे। 4 युद्ध हुए थे इनके बीच, तो देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ था। और संधि कौन सा हुआ था? मद्रास की संधि 1769 को हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और मैंगलोर की संधि से ये समाप्त हुआ था 1784 में। ठीक है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ और गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में और इससे ये समाप्त हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में लॉर्ड बेलेजली के समय हुआ था और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे। टीपू की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1799 में हुआ था। टीपू की अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसके तस्वीर होते थे? तो ये शेर की तस्वीर होती थी। अब देखेंगे आगे सिख एवं अंग्रेज के बारे में। तो सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया था। गुरु नानक किस शासक के समकालीन थे? तो बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। किसने गुरु के लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना किया था? तो ये गुरु नानक के द्वारा किया गया था। गुरु नानक की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1538 में करतारपुर में हुई थी। सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो ये गुरु अंगद ने किया था। सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? ये गुरु अमरदास हुए। सिखों की विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किसने किया था? तो ये गुरु अमरदास ने किया था। ये सिखों के तीसरे गुरु थे। किस मुगल बादशाह ने गुरु रामदास से भेंट किया था? तो ये अकबर ने किया था। अकबर ने किया था। सिखों के किस गुरु ने 22 गद्दी की स्थापना की थी? तो ये अमरदास के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब सिखों के चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे। किसने अमृतसर नगर की स्थापना की थी? गुरु रामदास ने किया था। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो ये गुरु अर्जुन देव थे। किस गुरु ने गुरु पद को पैतृक बनाया था? तो ये गुरु रामदास ने बनाया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। हरमिंदर साहब का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटकाया था? तो ये जहांगीर ने लटकाया था। सिखों के 6ठे गुरु ये गुरु हरगोबिंद हुए। और किस गुरु ने सिखों को सैन्य रूप से संगठित किया था? तो ये गुरु हरगोबिंद हुए। नेक्स्ट है अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने किया था? तो ये गुरु हरगोबिंद ने किया था। किस सिख गुरु ने अमृतसर की किलेबंदी करवाई थी? ये भी गुरु हरगोबिंद ने। सिखों के 7वें गुरु ये गुरु हरराय हुए। और किस सिख गुरु ने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था? तो ये गुरु हरिराय ही दिए थे। 8वें गुरु कौन थे सिखों के? हरकिशन थे। किस सिख गुरु ने औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाने का प्रयास किया था? तो ये हरकिशन के द्वारा ही किया गया था। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर हुए।
तो इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने सिख गुरु की हत्या करवा दी थी। तो ये गुरु तेग बहादुर की हत्या इसने करवाई थी। इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था इसलिए। तो शीशगंज के गुरुद्वारा के निकट इन्हें मरवा दिया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हो जाएगा 1666 में पटना में हुआ था। कौन अपने को सच्चा पातशाह कहा करता था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने कहा। किस सिख गुरु ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किस सिख गुरु ने लोगों को अपने नाम के आगे सिंह शब्द जोड़ने को कहा है? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने कहा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल कहाँ था? ये आनंदपुर साहिब था। 1699 में किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किस गुरु ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया है? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने दिया है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान के द्वारा किस स्थान पर की गई थी? तो ये नांदेड़ 1708 में की गई थी। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? तो ये लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो ये लौहगढ़ को बनाया था। बंदा बहादुर ने किसके नाम का सिक्का चलाया था? तो ये गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्का चलवाया था। बंदा बहादुर को किसके आदेश पर गुरुदासपुर नांगल में नामक स्थान पे मौत के घाट उतार दिया गया था? तो ये फर्रुख सियर के आदेश पे। कौन सा स्थान कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है? तो ये शहादरा है। किस सिख नवाब की पहल पर सभी सिख टुकड़ी का दल खालसा में विलय हुआ? तो ये कर्पूर सिंह। ठीक है। खालसा दल का नेतृत्व किसने किया? तो ये जस्सा सिंह अहलुवालिया ने किया। दल खालसा को कितने दलों में विभाजित किया गया? तो ये 12 दलों में। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है। 1799 में किया था इन्होंने। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? तो ये शुकर चकिया मिसल से है। रंजीत सिंह कहाँ के शासक बने? ये लाहौर के शासक बने। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? तो ये लाहौर थी। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो ये चार्ल्स मेडकाफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, रंजीत सिंह का राज्य कितने सूबों में बटा था? तो ये 4 सूबों में बटा था। पेशावर, कश्मीर और मुल्तान, लाहौर, ये 4 सूबों में बटा था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया? ये 1845 से 46 के बीच लड़ा गया। 1845 में प्रारंभ हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया? 1849 में लड़ा गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो यह लाहौर की संधि से समाप्त हुआ था। ये 9 मार्च 1946 को हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो ये खड़क सिंह हुए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। नेक्स्ट है 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई चिलियावाला किनके बीच लड़ा गया था? तो ये शेर सिंह और कमांडर गफ के बीच लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का नेतृत्व किस अंग्रेज ने किया था? तो ये चार्ल्स नेपियर ने किया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये चिनाब नदी के किनारे लड़ा गया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। ये सिख युद्ध से सिख से संबंधित हो गया। अब हम लोग देखेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक है, तो किस गवर्नर ने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किस संधि के द्वारा?
क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन संरक्षण में ले लिया था। तो ये इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा। क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो ये सिताब राय को नियुक्त किया था। क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया? तो ये मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद गवर्नर कौन कौन बना? तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद बर्लेस था 1767 से 69 ईस्वी तक, और कार्टियर था उसके बाद 1769 से 72 के बीच रहा। वारेन हेस्टिंग ये 1772 से 74 के बीच रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग था 1774 से 85 तक। ठीक है। अब नेक्स्ट है, किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था? तो ये वारेन हेस्टिंग ने किया था। किस गवर्नर ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया था? तो ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कोलकाता में की गई थी। 1782 में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, संस्कृत विद्यालय है, ठीक है, तो संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम विलिकिंस के द्वारा किया गया था। विलियम विलिकिंस के द्वारा। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। वारेन हेस्टिंग के समय किस एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो ये सर एलिजा इम्पे बने थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर के समय लड़ा गया था? तो ये आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के समय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो ये साल बाई की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो ये मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट अब देखते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग पे लगाया गया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय किया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जिले की समस्त अधिकार किसके हाथ में सौंप दिया गया था? तो ये कलेक्टर के हाथों में सौंप दिया गया था। नेक्स्ट अब देखते हैं, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया 1793 में किया गया। कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? ये पृथक्करण सिद्धांत पे आधारित था। जिले में पुलिस थाने का इंचार्ज किसे बनाया गया? दरोगा को बनाया गया। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। किस गवर्नर जनरल ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? तो ये सर जॉन सॉर ने अपनाई थी। सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किसने किया? वेलेजली ने किया था। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया था। सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये हैदराबाद था। सहायक संधि को अपनाने वाला राज्य कौन सा था? कौन कौन था? चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हैदराबाद था 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध है, अवध 1801 में, और पेशवा है फिर दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में, और अन्य राज्य मिलाए गए थे जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर। ये सभी सहायक संधि अपनाने वाले राज्य थे। अब नेक्स्ट आते हैं, 1799 का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और किस गवर्नर के बीच लड़ा गया था? तो ये वेलेजली के बीच लड़ा गया था।
ठीक है, टीपू सुल्तान और वेलेजली। कोलकाता का फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली ने किया था। कौन ब्रिटिश गवर्नर स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? तो ये वेलेजली कहता था। अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में हुई है? तो ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई है। अमृतसर की संधि जो 25 अप्रैल 1809 को हुआ है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और किनके बीच हुआ था? तो ये रंजीत सिंह के बीच हुआ था। अमृतसर की संधि की मध्यस्थता किसने करी? तो ये चार्ल्स मेडकॉफ ने किया था। आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ये संगोली की संधि से समाप्त हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। संगोली की संधि किनके बीच हुआ था? तो संगोली की संधि अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों का दमन किया था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय दमन किया गया था। किस गवर्नर जनरल के अहस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया गया? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति किसने शुरू किया था? तो ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय शुरू हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध का नेतृत्व किसके समय हुआ था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। 1822 का टेनेंसी एक्ट किस गवर्नर के समय लागू किया गया था? तो ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय लागू किया गया था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध किस गवर्नर के समय लड़ा गया था? तो ये एमहर्स्ट के समय लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ये यांडबू की संधि से। ठीक है, 1826 के यांडबू की जो संधि हुई थी उसमें आंग्ल वर्मा युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की बात हो रही है। अब नेक्स्ट है 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस गवर्नर के समय हुआ था? तो ये एमहर्स्ट के समय हुआ था। तमिलनाडु में हुए वेल्लोर विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ये 1833 का चार्टर एक्ट में। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके सहयोग से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था? तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से। विलियम बेंटिक ने किसके सहयोग से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था? तो एक कर्नल स्लीमैन के द्वारा। बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1835 में। बेंटिक ने किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था? तो ये मैकाले के अनुशंसा पे। किस गवर्नर जनरल ने शिशु बालिका की हत्या पर रोक लगाया था? तो ये बेंटिक ने लगाया था। भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जनक विलियम बेंटिक ही है। किसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये मेडकॉफ को कहा जाता है, चार्ल्स मेडकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ था? तो ये ऑकलैंड के समय हुआ था। 1839 में ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत किस गवर्नर ने कराई थी? तो ये भी ऑकलैंड के द्वारा कराया गया था। सिंध को अगस्त 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो ये एलन बरो ने मिलाया था। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर ने किया था? तो ये एलन बरो ने किया था। देश में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी? 1843 में हुई थी। 1843 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर की संधि किस गवर्नर के समय, ठीक है, किस गवर्नर के समय की महत्वपूर्ण घटना है? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। लॉर्ड हार्डिंग ने किस प्रथा पर रोक लगाया था? तो ये आपका हो जाएगा नर बलि प्रथा पर रोक लगाया था। ठीक है, नर बलि प्रथा पर। अब नेक्स्ट देखते हैं सबसे कम उम्र के गवर्नर जनरल ये कौन बने? तो ये डलहौजी बने थे सबसे कम उम्र के गवर्नर जनरल। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच हुआ था। 1848 से 1849। तो किस गवर्नर के समय ये हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। और 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर ने किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था।
लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो ये व्यपगत सिद्धांत हड़प नीति के लिए जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाता है। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। व्यवगत सिद्धांत और या हड़प नीति जिसे कहते हैं, इसके तहत कौन कौन से राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था? तो ये सतारा को 1848 में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में शामिल किया गया था। जिस समय अवध को अंग्रेजी राज में मिलाया गया था, उस समय अवध का नवाब कौन था? तो ये वाजिद अली शाह था। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पे। डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो ये मेरठ। डलहौजी ने सेना का अस्थायी मुख्यालय और ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया था? तो ये शिमला को बनाया था। शिक्षा संबंधी सुधार के लिए डलहौजी ने 1854 को क्या लागू किया था? तो ये वुड डिस्पैच लागू किया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये वुड डिस्पैच को कहा जाता है। किसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है? तो ये डलहौजी को। भारत में पहली बार रेल कब और कहाँ से चलाया गया था? तो ये 16 अप्रैल 1853 में ये मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। भारतीय डाक का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? डलहौजी ने किया था। 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, तार सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ये डलहौजी को माना जाता है। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की शुरुआत किसने करा था? तो ये डलहौजी ने किया था। वर्ष 1863 में सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। गोरखा रेजिमेंट की गठन किसके समय में किया गया था? तो ये डलहौजी के समय में किया गया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी। किस गवर्नर जनरल के समय विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था? तो ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में। किस गवर्नर जनरल के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय ही किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, मैकाले द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता को 1858 ईस्वी में किस गवर्नर ने कानून बना दिया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड IPC किसके काल में निर्मित की गई थी? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय निर्मित की गई थी। किस वायसराय ने व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति को समाप्त किया था? तो ये कैनिंग ने किया था। किस वायसराय ने भारत में इनकम टैक्स को लागू किया? तो ये कैनिंग ने किया था 1861 में। किस गवर्नर ने वहाबी आंदोलन का दमन किया था? तो लॉर्ड एल्गिन था ये, ठीक है, लॉर्ड एल्गिन। किस वायसराय के समय भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत की गई थी? तो ये लॉर्ड लॉरेंस के समय हुआ था, ठीक है, लॉरेंस के समय। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? ये लॉरेंस से संबंधित है, जॉन लॉरेंस से। अफगानिस्तान के संबंध में लॉर्ड लॉरेंस ने कौन सी नीति अपनाई थी? अहस्तक्षेप की नीति जॉन लॉरेंस ने अपनाई थी। किसकी अध्यक्षता में जॉन लॉरेंस ने एक अकाल आयोग का गठन किया था? तो ये हेनरी कैंपवेल की अध्यक्षता में। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में शुरुआत किया था किसने? तो ये लॉर्ड मेयो ने किया था। किस एकमात्र वायसराय का अंडमान यात्रा ने
के दौरान, अंडमान की यात्रा के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये लॉर्ड मेयो को की गई थी। किस वायसराय ने राजकोट कॉलेज काठियावाड़ और मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना की थी? तो ये लॉर्ड मेयो के समय। कृषि विभाग की गठन किया गया था? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में किया गया था। पंजाब का कूका आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। स्वेज नहर की शुरुआत किस वायसराय के समय हुई थी? नॉर्थब्रुक के समय ही हुई थी। किस वायसराय ओवन मेरिटिथ के नाम से जाना जाता है? ओवन मेरिटिथ। तो ये लीटन के बारे में कहा जा रहा है, लीटन को। रॉयल टाइटल अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो ये लीटन के समय पारित हुआ था। लीटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो ये एस्ट्रेची आयोग का, ठीक है, एस्ट्रेची आयोग का। ये 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग था। एस्ट्रेची आयोग जो था ये प्रथम अकाल आयोग था। भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1877 में किया गया था। 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये कैसर ए हिंद की उपाधि से। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। भारतीय के लिए आर्म्स एक्ट किस वायसराय के समय पास किया गया था? तो ये लीटन के समय 1878 में पास किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया था? तो ये 1878 में किया गया था, लॉर्ड लीटन के समय। किस अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो ये हो जाएगा पायनियर अखबार में, द पायनियर अखबार ने किया था। किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम उम्र 21 से घटाकर 19 कर दी थी? तो ये लीटन, लॉर्ड लीटन ने किया था। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किस वायसराय ने किया था? तो ये लॉर्ड लीटन ने किया था। किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था? तो ये रिपन, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा फिर से 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया था? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है? तो ये लॉर्ड रिपन को दिया है। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन के समय शिक्षा में सुधार के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये हंटर आयोग का गठन किया गया था। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 किस वायसराय के समय लाया गया था? तो ये रिपन के समय लाया गया था। किस वायसराय के समय तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ? तो ये लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। डफरिन के समय घटित महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, डुरंड रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1893 में हुआ था। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी का प्रावधान किस कारखाना अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये दूसरा कारखाना अधिनियम 1891। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये किसका कथन है? तो ये एल्गिन द्वितीय का कथन है। मुंडा विद्रोह किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये एल्गिन द्वितीय के समय हुआ था। एल्गिन द्वितीय अकाल की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये लॉवेल आयोग का गठन किया गया था, लॉवेल आयोग। कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया था? तो ये एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में किया गया था। कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 का गठन किया था? तो ये सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में। कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था? तो ये सर मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। कर्जन ने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कहाँ एक कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये क्वेटा में किया था, क्वेटा में। नेक्स्ट देखते हैं,
भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके कार्यकाल के दौरान कलकत्ता ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ है कलकत्ता में? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ है 1905 में। बंगाल का विभाजन किस वायसराय? तो ये कर्जन के समय हुआ है बंगाल का विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1906 में किया गया था आगा खान और सलीम उल्लाह खान द्वारा ढाका में। 1907 का सूरत अधिवेशन किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये मिंटो द्वितीय के समय हुआ था। मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 को किया गया था। स्वदेशी आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये मिंटो द्वितीय के समय हुआ था। किस वायसराय के समय राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया? तो ये हार्डिंग द्वितीय के समय। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था? तो ये हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। कब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करी गई? तो ये 1912 में की गई। 11 में हुआ था लेकिन 12 में राजधानी की गई थी। 1916 में किसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया? यह हार्डिंग द्वितीय को नियुक्त किया गया। किसके शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये हार्डिंग द्वितीय के समय किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चेम्सफोर्ड के समय शिक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। किस वायसराय के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो ये चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। किस वायसराय के कार्यकाल में गांधी जी ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये चेम्सफोर्ड के समय किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना किसके कार्यकाल में की थी? तो ये चेम्सफोर्ड में की थी। चेम्सफोर्ड ने किस भारतीय को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो ये एसपी सिन्हा को नियुक्त किया था। चौरी चौरा की घटना कब और किस वायसराय के समय में हुआ था? तो ये 5 फरवरी 1922 को, 4 या 5 फरवरी इसको मानते हैं, तो 5 फरवरी 1922 को लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। चौरी चौरा की घटना कहाँ? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये चौरी चौरा की घटना के बाद। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। किस वायसराय के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की? तो ये लॉर्ड रीडिंग के समय। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका हो जाएगा केरल से है। भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इलाहाबाद 1922 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये M.N. राय के द्वारा 1921 में किया गया था। रॉलेट कानून जो आया था किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो ये लॉर्ड रीडिंग ने किया था। ठीक है, रीडिंग ने। नेक्स्ट देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना किस वायसराय के समय घटी थी? तो ये रीडिंग के समय 1925 में घटी थी। आरएसएस की स्थापना 1925 को हुई थी। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा था? तो ये 3 फरवरी 1928 में पहुंचा था। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के असेंबली हॉल में किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। किस वायसराय के शासनकाल में जतीन दास ने लाहौर जेल में भूख हड़ताल की थी? तो ये लॉर्ड इरविन के समय। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो ये 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में ऐसा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। गांधी जी द्वारा
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की शुरुआत किस वायसराय के समय की गई थी? तो ये लॉर्ड इरविन के समय। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और किस वायसराय के कार्यकाल में किया गया था? तो ये 12 नवंबर 1930 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में किया गया था। किस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था? तो ये 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद। नेक्स्ट है बटलर कमीशन जो 1927 में आया था और नेहरू रिपोर्ट 1928 में। तो इसका संबंध किस वायसराय से, किस वायसराय के समय आया था? तो ये लॉर्ड इरविन के समय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये वेलिंगटन के समय हुआ था। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किस गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो ये 16 अगस्त 1932 को। पूना समझौता कब हुआ था? तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो ये वेलिंगटन के समय पारित हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिया था? तो ये मुंबई अधिवेशन 1915। मुंबई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा ने किया था। किस वायसराय के समय में पहली बार चुनाव कराया गया था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध में कांग्रेस की सभी मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने पे। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी कब बनाई थी? तो ये 1 मई 1939 को बनाई थी। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी? तो ये लाहौर अधिवेशन 1940 में मांग की थी। अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को कब लाया गया? 8 अगस्त 1940 को लाया गया। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया था। अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वायसराय के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। कि क्रिप्स मिशन कब भारत पहुंचा था? मार्च 1942 में। किस वायसराय के कार्यकाल में 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय। किस वायसराय ने 25 जून 1945 में शिमला समझौता की थी? तो ये लॉर्ड बेवेल ने किया था। कैबिनेट मिशन भारत आया कब आया था? 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिंग लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली का संबंध किस पार्टी से था? तो ये लेबर पार्टी से था। मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? तो ये 16 अगस्त 1946 को। भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए किससे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को। ब्रिटेन की संसद में एटली ने कब भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया? तो ये 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटेन की संसद के द्वारा कब भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकृति मिली थी? तो ये 18 जुलाई 1947 को मिली थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भारतीय पूछ रहा है तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अब हम लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण विद्रोह देखिए, ये फिगर दिया हुआ है और ईस्वी भी इसमें दिए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ हुआ था तो ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं।
पंजाब का सबसे पहले देखेंगे। पंजाब में कूका विद्रोह 1840 से 72 के बीच हुआ था और ये नेतृत्व किसने किया था? भगत जवाहर मल ने। ठीक है, बालक सिंह और राम सिंह कूका ने, इतने लोग थे। अब देखेंगे झारखंड के विद्रोह। ठीक है, तो ये रहा आपका झारखंड। तो झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। इसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। संथाल विद्रोह 1855-56 में। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। खैरवार विद्रोह 1874 में। मुंडा विद्रोह 1899 में। ताना भगत आंदोलन 1914 में। नेतृत्व कौन किया था? जतरा भगत ने किया था। युआन और जुआंग विद्रोह 1867-68 में हुआ था। नेतृत्व इसका रन नायक ने किया था। चेरो विद्रोह भी यही हुआ था। नेतृत्व किया था भूषण सिंह ने। 1801 में हुआ था। असम का देख लेते हैं। असम का अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के द्वारा 1828 में हुआ था। खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह के द्वारा 1828 से 33 के बीच हुआ था। असम का है ये। अब देखिए नागालैंड और मणिपुर, ये सभी एक जगह देखा जाए तो मणिपुर में कुकी विद्रोह 1917 में हुआ था। नागा विद्रोह हुआ था आपका 1931 में। नेतृत्व किया था रानी गेडेनलू ने। ठीक है, इधर हो गया। बिहार का देखते हैं। बिहार बंगाल एक ही था उस समय। तो वहाबी आंदोलन, जो वहाबी विद्रोह हुआ था, इसी क्षेत्र में हुआ था 1830 से 60 के समय। नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। सन्यासी विद्रोह 1770 में हुआ था। नेतृत्व किया था सन्यासी गिरी संप्रदाय के लोग ने किया था। फकीर विद्रोह 1776 में हुआ था। नेतृत्व मजनून शाह चिराग ने किया था। पागलपंथी विद्रोह, तो पागलपंथी विद्रोह 1813 में। नेतृत्व किया था करम शाह टीपू मीर ने किया था। फराइजी विद्रोह 1820 में। नेतृत्व दादू मियाँ ने किया था। भूमिज विद्रोह 1833 में हुआ था। ये आपका हो गया। उड़ीसा का आप देखेंगे विद्रोह। खोंड विद्रोह 1837 में। चक्र बिसोई ने किया था नेतृत्व। पाइका विद्रोह 1817 में। नेतृत्व किया था बक्सी जगबंधु ने। संभलपुर विद्रोह ये 1833 से 62 में हुआ था। ये नेतृत्व किया था सुरेंद्र साई ने। पूर्वी गोदावरी का विद्रोह देखते हैं। कोया विद्रोह 1879 से 80 के बीच हुआ था और ये इसका नेतृत्व टोमा सोरा ने किया था। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था आपका 1879 में। सीताराम राजू ने नेतृत्व किया था। चेंचू आदिवासी आंदोलन यही हुआ था 1920 में हुआ था और इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। ठीक है, इधर का हो गया। अब हम लोग इस साइड का देख लेते हैं। पंजाब हो गया आपका। अब राजस्थान में भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह तो ये 1820 से 25 के बीच नेतृत्व किया था दशरथ हीरिया सेवाराम ने। गुजरात का कच्छ विद्रोह 1816 में हुआ था। नेतृत्व किया था भारतमल व झरेजा ने। बघेरा विद्रोह 1818 में हुआ था। महाराष्ट्र का देखें तो गडकरी विद्रोह 1844 में। नेतृत्व किया था बाबाजी अहिरकर ने। गडकरी मराठा किले के संरक्षक थे। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था 1822 में। नेतृत्व किया था चित्तर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़के। कर्नाटक का देखें तो कर्नाटक में कित्तूर विद्रोह 1824 से 29 के बीच नेतृत्व किया था चेन्नम्मा और रयप्पा ने। पॉलीगरो का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। इसका नेतृत्व काटा वामान ने किया था। 1801 में हुआ था ये। गंजम विद्रोह भी यही हुआ था 1800 से 1805 में। नेतृत्व किया था श्रीकर भंज ने। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा विद्रोह। चलिए अब आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ये पटना था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था 1859 to 60। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से जाना जाता है। किस आदिवासी नेता को? तो ये बिरसा मुंडा को जाना जाता है। संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख
बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो ये आनंद मठ में किया गया, आनंद मठ में। ठीक है। हो विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820 से 21 के बीच हो विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसके द्वारा? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। कूका आंदोलन 1840 से 72 के बीच हुआ था, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? भगवत जवाहर मल ने किया था। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? ये विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखा जाए तो ये असम शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक ये विद्रोह हुआ था। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो ये सरियतुल्ला दादू मियाँ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। मुंगेर के बढ़ैया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग इनका उद्देश्य था। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। मानव बलि प्रथा जिसे मोरिया भी कहा जाता है, तो इसका निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कौन सा हुआ था? तो ये खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1899 में हुआ था मुंडा विद्रोह। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो ये मेजर बारो को पराजित किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का जो श्रेय है किसे जाता है? तो ये वारेन हेस्टिंग को जाता है। वेली थम्पू ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये केरल में किया था। भीलों के द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पे था? तो ये कोल्हापुर में था। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये ठक्कर बापा ने किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1874 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल मालाबार तट पे हुआ था। अहोम विद्रोह आपका 1828 से 35 के बीच हुआ था और ये असम राज्य में हुआ था। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका मूलतः किसके द्वारा किया गया था? कूका विद्रोह तो ये भगवत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी जवाहर मल के द्वारा हुई थी। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। तिलका मांझी ने भागलपुर में किसे 1784 में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था? तो ये अगस्टस क्लेवलैंड को, और ये भागलपुर के प्रथम कलेक्टर था। भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। 1895 में किसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था? तो ये हो जाएंगे बिरसा मुंडा ने किया था। ये विद्रोह संबंधित आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 1857 की महान क्रांति के बारे में देखेंगे। तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी ये सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा मेरठ से। ठीक है, डेट क्या था? 10 मई 1857। नेक्स्ट है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ किया था। नेक्स्ट अब देखते हैं वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये एनफील्ड राइफल जो थी उसमें चर्बी वाले कारतूसों का जो प्रयोग हुआ था यही इसका तात्कालिक कारण था। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पामस्टन थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी?
तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये पहली घटना थी। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक जो थे किस राज्य या क्षेत्र से थे, तो ये अवध से थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो ये कैनिंग ने बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह जो था ये असफल रहा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था, तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया, तो ये कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी, तो ये कैप्टन ह्यूरोज ने कहा था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो ये दीवान मनीराम दत्त थे। कहाँ? असम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था, तो ये मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला के लिए 50,000 का इनाम रखा गया था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया, तो ये तात्या टोपे को। इनका एक और नाम था रामचंद्र पांडुरंग। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया, तो इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर किसके हाथों में चला गया, तो ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो ये 1 नवंबर 1858 को किया था। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो ये पील आयोग का गठन किया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, तो ये लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था, तो ये मिर्जा गालिब। नेक्स्ट है, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता की नीति अपनाई रखी थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये सर सैयद अहमद खान थे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो ये ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, ग्वालियर के जो सिंधिया राजवंश थे इन्होंने सर्वाधिक सहायता किया था। ठीक है, अब देखेंगे 1857 विद्रोह के बारे में अनेक इतिहासकारों ने क्या मत दिया। तो सबसे पहले देखेंगे, वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसके द्वारा कहा गया है, बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिज़रायली ने कहा है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, तो ये सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, तो ये किसके द्वारा कहा गया है, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया है। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया है। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, तो ये E.R. रिज के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे और प्रमुख विद्रोही नेता और उनका दमन करने वाले। तो दिल्ली केंद्र में नायक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, और बख्त खान जो था सैन्य नेतृत्व बख्त खान कर रहे थे। यहाँ विद्रोह की तिथि 11-12 मई को हुई, 1857 को हुई, और विद्रोह दबाने वाले यहाँ पे निकलसन और हडसन थे, और 21 सितंबर 1857 को यहाँ विद्रोह को दबा दिया गया। कानपुर में देखें तो नाना साहब तात्या टोपे थे, और यहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ था 5 जून 1857 को। कैंपवेल ने यहाँ पे विद्रोह को दबा दिया 6 सितंबर 1857 को। लखनऊ में देखें तो बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया, और यहाँ 4 जून 1857 को शुरू हुआ था विद्रोह।
हेनरी लॉरेंस और कॉलिन कैंपवेल ने यहाँ पे विद्रोह को दबाया और ये मार्च 1858 तक यहाँ विद्रोह चला था। झांसी में देखें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था नेतृत्व। जून 1857 में यहाँ शुरू हुआ था और जनरल ह्यूरोज ने इस विद्रोह को दबाया था 3 अप्रैल 1858 को। ठीक है। अब इलाहाबाद का देखेंगे। इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। जून 1857 में यहाँ शुरू हुआ था। कर्नल नील के द्वारा यहाँ विद्रोह दबाया गया था। 1858 तक चला था। इसमें जगदीशपुर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था यहाँ नेतृत्व। अगस्त 1857 में यहाँ शुरू हुआ था। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने यहाँ पे विद्रोह का दमन किया था 1858 में। बरेली खान बहादुर खान के द्वारा यहाँ नेतृत्व किया गया था और 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। हडसन के द्वारा यहाँ पे दमन किया गया 1858 में। ये सारे 1858 में दमन किए गए। तो फैज़ाबाद में देख लें, मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। जून 1857 को शुरू हुआ था और कर्नल नील ने, ठीक है, कर्नल नील ने यहाँ विद्रोह का दमन किया था। फतेहपुर देखे अजीमुल्ला के द्वारा और 1857 में यहाँ शुरू हुआ था। जनरल रेनॉल्ड के द्वारा यहाँ पे विद्रोह को दबाया गया था। ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।